हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो क्लास 11th के अंदर है। इसमें जो है आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पर जो है आपको मिल जाते हैं बहुत शॉर्ट में आपको कॉन्सेप्ट मिल जाता है। जो मेन चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो इस बुक के अंदर इस तरीके से लिखे हुए हैं। काफ़ी अच्छे मैनर में लिखा गया है, तो हम यहाँ से जो है मेन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं। आपको बहुत इससे इजी रहता है याद करने में, रिमेंबर करने में कॉन्सेप्ट्स को, प्लस आप इजीली जो है न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे चैप्टर के साथ में। इन द स्टडी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस: हाउ फार अ रिएक्शन वुड गो एंड हाउ फास्ट वुड इट रीच इट्स गोल। केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हुए दो तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, पहली चीज जो लिख रखी है कि कितनी दूर तक कोई रिएक्शन जाएगी और कितनी तेजी से वो अपने उस गोल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, मतलब ये दो चीजें हैं। सो हाउ फार अ रिएक्शन वुड गो और कितनी तेजी से वो जाएगी, ये दो चीजें हैं। द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस चैप्टर। अब पहले क्वेश्चन का ही अगर आप आंसर देखना चाहोगे तो वो इस केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर आता है कि मतलब कोई रिएक्शन कितनी दूर तक जाएगी, कितनी वो उसमें दूर तक जा सकती है। कोई भी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब दो चीजें आती हैं इसके अंदर। देखिए यहां पर लिखा हुआ है द रिएक्शंस आर जनरली रिवर्सिबल, दैट इज दे कैन प्रोसीड बोथ वेज। अब कोई रिएक्शन मैंने कहा वो रिवर्सिबल है, मतलब वो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, वो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। सो इट कैन गो इन बोथ वेज, दैट मीन्स कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। A reaction is said to have attained equilibrium when the rate of the forward reaction equals that of the backward reaction. अब मेरे पास में जो कोई रिएक्शन है, मान लो कि ये रिएक्शन है मेरे पास में, मैं इसको कब कहूंगी कि ये जो है इक्विलिब्रियम में है या इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है? कब कह सकते हैं? जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। मतलब जिस एक्सटेंट से वो फॉरवर्ड में जा रही है उस एक्सटेंट से वो बैकवर्ड में जा रही है। सो ये वाला जो साइन है ये आपका इक्विलिब्रियम साइन को डिफाइन कर देता है। इसके बाद में आपसे कहा गया है कि एक जनरल केस आप जो है कंसीडर कर सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। इसमें आपको दे रखा है ए बी, ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी है ये रिएक्टेंट्स हैं, बीच में ये इक्विलिब्रियम का साइन है जो बताता है कि ये जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है ये आपका इक्विलिब्रियम पे है इस समय पे। एम एन जो है ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पर जो ए बी स्मॉल एम स्मॉल एन, ये सारे जो आपके स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं ये सारे क्या हैं? इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। जैसे कि हम लिख देते हैं 2a + 3b, इस टाइप से। तो a की जगह पर क्या आ गया 2, b की जगह पर क्या आ गया 3, वो इसके हो जाते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इसके बाद में है अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास का अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर में आएगा उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और बी के में जाएगा बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आपने पढ़ रखा होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये मैंने लिखा है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कि जो रेट है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो उसका रिएक्टेंट है यानी कि ए, उसकी पावर में जाएगा उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब क्योंकि दो रिएक्टेंट है तो ए की पावर में ए चला गया और बी की पावर में बी चला गया। मान लीजिए कोई सी रिएक्टेंट भी होता तो उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हम यहाँ पर सी लिख देते और उसकी पावर में सी चले जाता। अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आपके पास में एक कांस्टेंट आता है जिसको हम नाम दे देते हैं K1। यही आपका कहलाता है रेट कांस्टेंट। सिमिलरली जैसे मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिख सकती हूँ, इसी तरीके से मैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी रेट को डिफाइन कर सकती हूँ। अब बैकवर्ड के लिए क्या हो जाएगा? जब हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखते हैं तो रिएक्टेंट वो इन दोनों को मान लेगा, एम और एन को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम की पावर एन, एन की पावर एन के। बिल्कुल सेम अगर आप इसका ये हटाते हो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो K2 आ जाएगा, बिकॉज K1 हम तो यूज कर चुके हैं तो K2 आएगा। बाकी सेम रहेगी पूरी इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो K2 आ जाएगा। अब ये आपका जो है क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ये बैकवर्ड रिएक्शन से ही आया मेरे पास में। अब देखो यहाँ पर जो है मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट देख लिया, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट देख लिया। अब ये कह रहा है एट इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम पे मैंने अभी आपको बताया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अभी कितना है, ये रहा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना है ये रहा। दोनों को इक्वल रख दो एक दूसरे के, क्योंकि इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। अब आप इनका रेशियो निकाल सकते हो, दोनों का जो भी रेट कांस्टेंट है उसका हम रेशियो निकाल देंगे, वो हो जाएगा K1/K2। तो K1 डिवाइड में जाएगा ये K2, और ये वाला जो AB वाली टर्म्स लिखी हुई हैं ये कहाँ जाएंगी, नीचे यहाँ डिवाइड में। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन बन गया। ये जो K1/K2 आया है इसी को आप KC नाम दे सकते हो, कैपिटल K फिर स्मॉल c। तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, इसमें ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए बहुत मेन चीज लिखी हुई है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए गए हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए गए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में। M जो भी कोई प्रोडक्ट है, N जो भी कोई हमारा प्रोडक्ट है, या फिर A रिएक्टेंट है, इनमें से जो भी हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो हमेशा उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लिखी जाती है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि वो कॉन्सेंट्रेशन उसकी मोल पर लीटर में लिखी जा रही है। हियर ऑल कॉन्सेंट्रेशंस आर एट इक्विलिब्रियम। सारी कॉन्सेंट्रेशन मैंने कहां पर ली है, इक्विलिब्रियम पर ली है। K1 and K2 are known as the rate constants of the forward and backward reactions respectively. K1 K2 आपके रेट कांस्टेंट हो जाते हैं, यहाँ पर ये रहे फॉरवर्ड से ये एंड बैकवर्ड से ये वाला। ये वाली स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में है केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन द सेंस that individual molecules are continually reacting even though the overall composition of the reaction mixture does not change। अब यहाँ पर एक चीज लिखी गई है कि केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक है। किस सेंस में कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कंटिन्यूअसली रिएक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ में, इवन दो जो उसका ओवरऑल कॉम्पोजिशन रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्शन तो आपकी इक्विलिब्रियम पे चली गई। ऐसा नहीं कि वो रिएक्ट करना बंद कर देंगे, रिएक्ट वो उस वक्त भी कर रहे होंगे, लेकिन वो चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो सिस्टम पूरा डायनेमिक है, इसके कहने का मतलब ये है। इसके बाद में यहाँ पर कहा जा रहा है द अदर क्राइटेरिया ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम आर द सेम इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन एंड अ रिएक्शन which attains equilibrium is always incomplete। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक डायग्राम बनाया हुआ है इस तरीके से। अगर आप इस ग्राफ में देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है, मतलब टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन में कैसे चेंज आ रहा है, चाहे रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो सेम इसी रिएक्शन के लिए ABMN, AB आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट है और MN आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो है आपको दिखा रहा है कि ये जो डिक्रीज हो रहा है ये डिक्रीज है AB की कॉन्सेंट्रेशन में जो है आपका रिएक्टेंट, और ऐसे जो इंक्रीज हो रहा है इसके साथ साथ ये है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो इसमें इंक्रीज हो रही है। तो आप देख सकते हो दोनों बिल्कुल इक्वल है एक तरीके से। जितना रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में इतना डिक्रीज आ रहा है, इतना ही यहाँ से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है, और एक पॉइंट पे आके ये दोनों एकदम इक्वल हो गए हैं। अब और कोई चेंज इसमें नहीं हो रहा है, दोनों एकदम कांस्टेंट चले गए हैं। यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम जो है पूरा इस्टेब्लिश हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है द रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। रेट कांस्टेंट अगर आप किसी भी रिएक्शन का डिफाइन करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा उस रिएक्शन का रेट जब हर एक रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, यूनिटी, यानी कि 1। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द कैटलिस्ट। और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इन्हीं चीज के ऊपर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट यानी कि K की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पर डिपेंड करेगा। अगर कोई और चीज में चेंज आ रहा है तो उसमें डिपेंड नहीं करता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फिर उसके ऊपर, सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे ही डिपेंड करेगा। इसके बाद में Kc द रेशियो ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट्स इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो आपका Kc लिखा गया है, ये मैंने जो लिखा था यहाँ पर, ये इन रेट कांस्टेंट्स का रेशियो, यही आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ इफ द अबव रिएक्शन इज सपोज टू बी अ होमोजेनियस गैसियस वन, अगर हम जो ऊपर दी गई रिएक्शन है उसको हम एक होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फिर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जब गैस होती है तो हम उसके प्रेशर की बात करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने जो है प्रेशर को डिफाइन करा है। जब हम पहले बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन की, लेकिन अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैसेस का प्रेशर होता है, तो हमें यहाँ पर उनका प्रेशर की बात करनी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं Pm और उसकी पावर में m, ऐसे ही Pn उसकी पावर में n। इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में इसने कहा है वेयर P डैश रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम। ये जो लिखे गए हैं ये क्या है, पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट करता है हर एक का, मतलब इसका खुद का पार्शियल प्रेशर कितना है, इसका खुद का कितना है, इस तरीके से आपको इंडिविजुअल का यहाँ पे लिखना होता है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज नोन एज प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब आप प्रेशर लिखोगे तो आपका Kp आएगा, जब आप कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे तो Kc आएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ Kp एंड Kc इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन अकर्स। अब Kp और Kc का कितना मैग्नीट्यूड है यही आपको बताता है कि कितनी आपकी रिएक्शन, कितने एक्सटेंट आपकी रिएक्शन जो है वो हो गई है। द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। यहाँ पर लिखा गया है यानी कि जो K है ये पूरा, ये किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही। ऊपर जो आपका लिखा गया था रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का, वो टेम्परेचर कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, यहाँ पर ही बता रहा है कि टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। फॉर अ रिएक्शन Kp एंड Kc मे बी इक्वल एंड मे ऑल्सो बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द स्टोइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। Kp Kc जो है वो इक्वल भी हो सकते हैं या फिर अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि रिएक्शन का स्टोइशियोमेट्री क्या है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये रिलेशन आपने पढ़ रखा होगा, एनसीईआरटी बुक के अंदर भी ये दिया हुआ है, Kp बराबर है Kc RT की पावर डेल्टा Ng के। डेल्टा Ng जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है। डेल्टा Ng जो है ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट में जितने हैं, मतलब गैसियस के मोल्स प्रोडक्ट में माइनस गैसियस के मोल्स रिएक्टेंट में। और बैलेंस इक्वेशन की ही बात करते हैं यहाँ पे, अगर बैलेंस नहीं है तो हम उसमें नहीं देख पाएंगे, यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए पहले। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा Mn आपको दे रखे हैं प्रोडक्ट के, AB आपको दे रखे हैं रिएक्टेंट के, तो टोटल मोल्स हो जाएंगे यहाँ पर आपके गैसियस वाले के प्रोडक्ट के माइनस टोटल हो जाएंगे यहाँ पे रिएक्टेंट वाले के गैसियस प्रोडक्ट के। बट बोथ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर अ गिवन रिएक्शन गिव द सेम इंफॉर्मेशन about the state of equilibrium when the reaction at equilibrium is subjected to a change in temperature, pressure or concentration as also expressed by Le Chatelier's principle। यहाँ पर लिखा गया है पर दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो भी रिएक्शन के लिए गिवन है वो सेम इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब किसी रिएक्शन में जो कि इक्विलिब्रियम पे है उसमें अगर हम चेंज लाते हैं, चाहे टेम्परेचर में हो, चाहे प्रेशर में हो, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन में हो, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। यूनिट्स जो हैं वो Kp Kc की फिक्स नहीं है, आर नॉट फिक्स्ड एंड डिपेंड ऑन द स्टोइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। इन केस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड दैट ऑफ द प्रोडक्ट आर सेम, Kp एंड Kc डू नॉट हैव एनी यूनिट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अगर मोल्स बिल्कुल सेम टू सेम हो गए तो फिर उसमें कोई यूनिट आएगी ही नहीं, Kp की भी नहीं आएगी और Kc की भी नहीं आएगी। जब अनइक्वल होगा तभी वहां पर कोई ना कोई यूनिट आ सकती है। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, ये आपका रिलेशन है Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng। अगर डेल्टा Ng 0 हो गया, मतलब ये पूरी चीज 0, उसके ऊपर 0 आ गया, तो Kp बराबर Kc हो गया। इस तरीके से आ सकता है। इसी को इन्होंने इक्वल रख दिया है Kx के, मतलब ये जो आपको नोट में इस चीज को दे रखा है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं Kx डज नॉट हैव एनी यूनिट, द मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kx अनलाइक Kp एंड Kc में डिपेंड ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये डिपेंड कर सकता है, Kp Kc आपके चैप्टर के अंदर दिया हुआ है ना कि Kx। तो आपकी जो बुक है उसके अंदर ये चीज दी हुई है Kp और Kc, Kx से कोई उसमें मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहीं तक आपका हो जाता है। यहाँ तक मैंने आपको पूरा बता दिया है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। इससे आगे की चीज़ें जो हैं हम वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर अप करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।